Assalamualaikum and a very warm welcome to all future bureaucrats and brilliant minds. You are watching The Competitive Scholar, your trusted companion on the road to success in the CSS exams and all other competitive exams. So, in today's video or session, we dive into the most scoring and fascinating subjects, the general science and ability. Whether you are into the most scoring and fascinating subject, just starting out or brushing up for the final scripts or your preparation, this video is designed to simplify your concepts, sharpen your logic, and boost your confidence. So grab your notebooks or books and clear your minds and let make the learning both smart and enjoyable. Because here, the competitive scholar, we don't forget or just prepare you for exams, we prepare you for the excellence. So, let's begin our journey together. Our new subject is the compulsory subject General Science and Ability, which is commonly known as GSA. सो बेसिकली इसके दो पार्ट्स हैं, जनरल साइंस और सेकंड है जनरल एबिलिटी। जनरल साइंस का पेपर जो है वो 60 मार्क्स का होता है। इसके बारे में सारी हम डिटेल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से इसकी डिवीजन ऑफ मार्क्स होती है, किस तरह इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं और क्या इसकी आउटलाइन है। फिर फर्दर हम इसको वन बाय वन जो है वो गो थ्रू करेंगे। सो पार्ट वन आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, जनरल साइंस का है और सेकंड इसका पार्ट होता है एबिलिटी का। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर है जो एक ही टाइम पे होता है, लेकिन इसके दो पोर्शन इसी तरह पेपर में आते हैं। पहले पार्ट होता है पार्ट 1 60 मार्क्स का, जनरल साइंस के सारे क्वेश्चन होते हैं, और फिर सेकेंड पार्ट जो है वो जनरल एबिलिटी का होता है 40 मार्क्स का। ठीक है, जनरल एबिलिटी मीन्स के मैथ के क्वेश्चन होते हैं या फिर आपकी लॉजिकल जो एबिलिटी है वो चेकआउट की जाती है। और जनरल साइंस में एज नेम इंडिकेट्स जो है साइंस के डिफरेंट कंसेप्ट जो हैं वो इसमें होंगे। फर्स्ट इसकी आउटलाइन है फिज़िकल साइंसेस। फिज़िकल साइंसेस में जितने भी फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर जितनी भी फिज़िकल चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, जैसे कि नेचुरल कॉन्स्टिट्यूट्स है, ज़मीन, अर्थ, साइंस, ये सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल हो जाती हैं। या और भी हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं जो हम फिज़िकली देख सकते हैं, ठीक है, जैसे अर्थक्वेक है, ठीक है, कोई पोल्यूशन है, अर्बन फायर है, रीन्यूएबल और जो है वो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, यानी जिनके हमारे पास विजिबिलिटी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें, वैक्सीन, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, सोलर ईयर, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं फ़िज़िकल साइंस में। आगे फ़िज़िकल साइंस के भी डिफरेंट पोर्शंस हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर्स, प्रोसेस ऑफ नेचर, नेचुरल हैज़र्ड्स, एनर्जी रिसोर्सेज, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉडर्न मटेरियल्स एंड केमिकल्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वन बाय वन हमने देखनी है। तो ये जो आउटलाइन आपके सामने है, आउटलाइन ये एफपीएससी की साइट पे जो है वो अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं एफपीएससी को आपसे जनरल साइंस के पेपर के लिए। सेकंड जो इसकी आउटलाइन है बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस में ये सारे पॉइंट्स आपके सामने मेंशन है कि क्या क्या चीज़ें हमने प्रिपेयर करनी है। बेसिस ऑफ लाइफ, बायोमोलेक्यूल्स, प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम, और उसके अलावा ह्यूमन फिजियोलॉजी का हमने करनी है डिटेल में। कॉमन डिजीज़ उसके नाम उन्होंने बाकायदा मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन सी करनी है, और फिर बायोफ्यूल मेथड्स। थर्ड आउटलाइन इन्वायरमेंटल साइंसेस। इन्वायरमेंटल साइंसेस के भी जितने कंसेप्ट्स हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, उसके जितने प्रोटोकॉल्स हैं, जितने मैनेजमेंट्स हैं, जितने साइकिल्स हैं, ठीक है, जितना भी कुछ है, रॉक्स, मिनरल, सब कुछ इसमें शामिल है। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। एटमॉस्फेयर में जितनी भी पोल्यूशन शामिल हैं लाइक, और जितने भी फैक्टर्स हैं, एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, जितने भी लोगों का यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड है वो ज़्यादा अच्छे से समझ रहे होंगे कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं। पोल्यूटेंट्स भी जो हैं वो डिटेल में करने हैं, उनकी टाइप, सोर्सेज, कॉजेज, इफ़ेक्ट्स, ऑल ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में भी इसकी सारी टाइप, सोर्सेज, कॉजेज, ठीक है, इसके अंदर भी सारी चीज़ें आ जाती हैं। रेडियो एक्टिविटी किस तरह वाटर को पोल्यूट करती है, वाटर क्वालिटी किस तरह से करती है, थर्मल पोल्यूशन किस तरह अपना रोल प्ले करती है वाटर पोल्यूशन में। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो हमने देखने हैं। तो अगर हम नेक्स्ट मूव करें आगे इसकी आउटलाइन में, तो नेक्स्ट पेज पे हमें देखने को मिलता है लैंड पोल्यूशन, और फिर पोल्यूशन प्लानिंग की किस तरह से पोल्यूशन प्लानिंग की जा सकती है जीआईएस को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट आउटलाइन है फोर्थ पॉइंट फूड साइंसेस। फूड साइंसेस में विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। नेक्स्ट फिफ्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स आईटी से रेलिवेंट बेसिक जो चीज़ें हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और जो इस तरह की चीज़ें हैं, लैन, वैन, टेन, ये सारी आप लोगों ने जनरल कंसेप्ट्स पढ़े हुए हैं, वही कुछ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है पार्ट टू। पार्ट टू में जनरल एबिलिटी और 40 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली 3 चीज़ें हैं।
क्वांटिटेटिव एबिलिटी चेक करनी होती है, ठीक है, और उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग, और थर्ड वन है मेंटल एबिलिटीज़। क्वांटिटेटिव एबिलिटी के अंदर मैथ के कंसेप्ट सारे आ जाते हैं, जनरल जो हैं, ठीक है। और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर लॉजिकल यानी थिंकिंग के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और एनालिटिकल जो है वो एनालिसिस पे डिपेंड करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन उसमें आ जाती है, ठीक है। और जो है डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस होते हैं एनालिटिकल एबिलिटी के अंदर। और मेंटल एबिलिटी जो है इसके अंदर डिफरेंट मैकेनिकल, वर्बल, न्यूमेरिकल और सोशल एबिलिटी को देखते हुए क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह फ़िज़िकल साइंसेस को कोशिश करेंगे कि हम 1 और 2 डेज़ के अंदर कंप्लीट कर लें। सो फर्स्ट वन जो हमारा टॉपिक है, हर जो आपकी आउटलाइन है उसके अंदर डिफरेंट आगे सब टॉपिक्स हैं और हमने सबको कवर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो फिज़िकल साइंसेस है उसके अंदर फर्स्ट हमारी आउटलाइन है कॉन्स्टिट्यूएंट एंड स्ट्रक्चर। उसके बाद फर्दर इसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, ठीक है, यूनिवर्स है, सब कुछ है, तो सबको बारी बारी देखेंगे। सबसे पहला है यूनिवर्स। यूनिवर्स बेसिकली क्या है कि कायनात अब किस तरह से बनी, ठीक है, इससे रेलिवेंट कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं, किस किस टाइम पे किस किस साइंटिस्ट ने कौन कौन सी थ्योरी पेश की और उसका फिर वो रिजेक्ट हुई या फिर एक्सेप्ट हुई और उसका पीछे क्या कंसेप्ट था, ये सब कुछ करना है, ठीक है। तो आपने अपने नोट्स जो हैं वो साथ साथ बनाते जाने हैं। आपने इसको MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी देखना है और शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी, हर क्वेश्चन को आपने देखना है। सो फर्स्ट वन है यूनिवर्स बेसिकली इज़ एवरीथिंग दैट टोटल ऑफ ऑल एग्जिस्ट और हैज़ एग्जिस्टेड बोथ इन स्पेस एंड टाइम। यूनिवर्स बेसिकली क्या है कि हर वो चीज़ जो के वजूद रखती है, ठीक है, चाहे हम उसे देख सकते हैं, नहीं देख सकते, स्पेस में है, हमारी अर्थ में है, हमारे सोलर सिस्टम में है, ठीक है, उसके अलावा जहाँ कहीं पे भी है, टाइम और स्पेस में अगर वो एग्जिस्ट करती है तो वो क्या है, यूनिवर्स बेसिकली क्या है, लुबे लबाबा यानी हर चीज़ जो एग्जिस्ट करती है, जिसे हम दुनियाएं कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं, वो क्या है, यूनिवर्स, उसमें हर चीज़ शामिल है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यूनिवर्स जो है वो किस तरह से बनी, ठीक है। साइज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन, हम यूनिवर्स का साइज़ जो है वो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि यूनिवर्स का साइज़ एग्जैक्टली है कितना, ठीक है। लाइट ट्रैवल्स बिलियंस ऑफ ईयर्स, अगर एक लाइट बिलियंस ऑफ ईयर्स भी ट्रैवल करती रहे तब भी हम जो है वो इसकी कवर नहीं कर सकती, इसकी स्पेस को या टाइम को, यूनिवर्स की इतनी बड़ी है, ठीक है। मेड अप ऑफ बिलियंस गैलेक्सीज, ये हम किसके बारे में बात करें, यूनिवर्स की, कि यूनिवर्स जो है वो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज से मिलकर बनी हुई है। एक गैलेक्सीज इतनी बड़ी होती है कि आपकी सोच आइए, जो हमारी सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में आता है, ठीक है। तो मिल्की वे गैलेक्सी में सिर्फ सोलर सिस्टम नहीं है बल्कि और बहुत कुछ है। तो ये हमें देखने को मिलती है कि मिल्की वे गैलेक्सी ही इतनी बड़ी है कि अगर अरबों खरबों साल भी लाइट ट्रैवल करती रहे तो भी वो ख़त्म नहीं होगी। तो अभी ये हम सिर्फ एक गैलेक्सी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स किससे मिलके बनी है, अरबों खरबों गैलेक्सीज से मिलकर बनी है, तो वो भी अभी हमारी गिनती में नहीं आता कि कितनी गैलेक्सीज से मिलकर बनी हुई है। सो बेसिकली इसी थ्योरी को देखते हुए डिफरेंट थ्योरी जो हैं वो सामने आई, जैसे कि क्रिएशन थ्योरी है, ठीक है, इसे डिवाइन थ्योरी भी बोलते हैं कि अल्लाह ताला ने बनाई, ठीक है, अल्लाह ताला ने कुन कहा और जो है वो कायनात वजूद में आ गई। सेकेंड जो थ्योरी है वो ऑसिलेटिंग थ्योरी है, ठीक है। ऑसिलेटिंग थ्योरी बेसिकली है कि कंटिन्यूस एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। इसका मतलब है ऑसिलेटिंग थ्योरी का कि जो हमारी कायनात है वो मुसलसल जो है वो एक्सपेंड भी हो रही है और कंट्रैक्ट भी हो रही है, ठीक है। यानी हाँ, ये कंसेप्ट था ना, ये आपने सुना होगा बिग बैंग थ्योरी का, कि एक छोटा सा ज़र्रा था, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया, फिर वो फट गया सारा, ठीक है, जिससे फिर ये सारे स्टार्स और प्लैनेट्स और ये सब कुछ वजूद में आया। तो अभी ये बात सुनने में आ रही है कि आहिस्ता आहिस्ता जो कायनात है वो फैलती जा रही है, यानी जब फॉर एग्जांपल जैसे कोई चीज़ फटी ना, समझे कि वो मज़ीद फैलती जा रही है, फटती जा रही है, आगे आगे फैलती जा रही है। तो जब वो आगे आगे फैलती जा रही है, चीज़ें बनती जा रही हैं, ठीक है, तो मुसलसल उसमें एक्सपेंशन भी हो रही है, कंट्रैक्शन भी हो रही है, ठीक है। तो इसको लेके जो है वो मॉडर्न थ्योरीज़ भी हैं और अर्ली थ्योरीज़ भी हैं। अर्ली थ्योरीज़ क्या कहती हैं कि दुनिया जो है वो स्टैटिक है, ठीक है, वो मूव नहीं करती, यानी कि ओरिजिन जो था यूनिवर्स का वो क्या था, स्टैटिक था, गैर मुतहरिक था, ठीक है, वो मूवेबल नहीं था। लेकिन मॉडर्न थ्योरीज जो है वो कहती हैं दुनिया जो है, कायनात जो है वो क्या है, डायनेमिक है, यानी मूव करती है, नॉन स्टैटिक है। द मोस्ट पॉपुलर आर्गूमेंट इज़ बिग बैंग थ्योरी। तो इस चीज़ को जो सपोर्ट करती है वो क्या, बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो दुनिया है वो डायनेमिक है या फिर स्टैटिक है।
डायनेमिक हुई ना, क्योंकि हम कह रहे हैं कि पहले एक पॉइंट था, वो आगे 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 फैलता जा रहा है, ठीक है। उसी के फटने से डिफरेंट जो हैं वो प्लैनेट्स बने, स्टार्स बने, ठीक है। डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो वजूद में आई, उसके फटने से डिफरेंट सैटेलाइट्स बनी, ठीक है, मून्स बने, और फिर गैलेक्सीज जो हैं वो डिफरेंट बनी, सन भी उसी का ही नतीजा है। तो फिर क्या हुआ, डायनेमिक है। होल यूनिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम टिनी प्राइमोर्डियल पॉइंट, जिस पॉइंट से वजूद में आई ना, जिसे हम कहते हैं कि एक छोटा सा ज़रिया, तो उसका स्पेसिफिक नेम है टिनी प्राइमोर्डियल पॉइंट, ठीक है। तो फिर उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ, जिससे दुनिया जो है या कायनात जो है, बल्कि कायनात कहना ज़्यादा बेस्ट होगा, यूनिवर्स, कायनात वजूद में आ गई। सो बिग बैंग थ्योरी इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, जो कि 1920 में दिया एडविन हबल ने। उसने कहा, उसने एविडेंस दिया कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंडिंग हो रही है। इसी बिना पे इस हाइपोथेसिस का नाम जो उसने सबसे पहले दिया, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। सो द डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज इज़ इंक्रीजिंग, देयर बाय यूनिवर्स इज़ एक्सपेंडिंग। तो गैलेक्सीज के दरमियान में जो उन्होंने कहा है डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि वो एक्सपेंड हो रहे हैं ना, फैल रही है, तो वो एक्सपेंड होता जा रहा है। Scientists believe that space between galaxies is increasing and observation do not support the size of galaxies. Originally formalized by religion, और जाहिर है जब उनका साइज बढ़ता जा रहा है तो वो एक दूसरे से भी तो दूर होती जा रही है ना, तो उनका आपस में जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ता जा रहा है। Originally formalized by religion, Catholic priest, astronomers and professor of physics George Lemaitre, ठीक है। Big Bang theory considers following stages in development of universe. अब नीचे कुछ पोस्टुलेट्स दिए गए हैं कि उनके मुताबिक कि जिस साइंटिस्ट ने रिप्रेजेंट की बिग बैंग थ्योरी एडविन हबल ने, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या उसके पॉइंट्स हैं। सो इन बिगनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस। उसने कहा जितनी भी मैटर थी यूनिवर्स की वो एक जगह पे इकट्ठी हुई, जिसका क्या नाम था, प्राइमोर्डियल पॉइंट, टीनी पॉइंट और प्राइमोर्डियल पॉइंट। सो इकट्ठी हुई वहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ टीनी विद एन अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम, इन्फिनिट टेम्परेचर एंड डेंसिटी, जिसका क्या था, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम था, ठीक है, और जो उसका टेम्परेचर था वो बहुत ही ज़्यादा था, इन्फिनिट टेम्परेचर एंड डेंसिटी, और डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा थी। अबाउट 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, उन्होंने कहा मौजूदा हाल से 13.7 बिलियन पहले ह्यूज एक्सप्लोजन टेक प्लेस, एक बड़ा धमाका हुआ, टीनी बॉल एक्सप्लोर्ड वायलेंटली, ठीक है। एक छोटी सी जो गेंद थी, बॉल थी, पॉइंट था, वो इतना फटा कि फिर जो है वो इतना कुछ बन गया। टाइम, एनर्जी, मैटर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसमें सब कुछ लगा। फिर क्या हुआ, सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर, इन द फर्स्ट 3 मिनट्स फ्रॉम बिग बैंग इवेंट, जब बिग बैंग इवेंट हुआ तो 3 मिनट के अंदर अंदर जो पहला एटम था वो वजूद में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आए तो विदिन 30,000 ईयर्स फ्रॉम बिग बैंग टेम्परेचर स्टार्ट टू ड्रॉप एंड गेव राइज टू द एटॉमिक मैटर, द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट, ठीक है। नेक्स्ट है एनी अदर अल्टरनेटिव थ्योरी। फिर आगे एक और थ्योरी आई इसके ख़िलाफ़, फ्रेड हॉल्स कंसेप्ट ऑफ स्टेडी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी भी बोलते हैं। इसके मुताबिक क्या है कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंडिंग हो रही है, ठीक है। इसने भी अपने हाइपोथेसिस का नाम रखा है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, लेकिन ये इसके ख़िलाफ़ था। उसने कहा कि जी स्पेस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन जो है उसका साइज़ जो है वो चेंज नहीं हो रहा। हाउएवर विद ग्रेट एविडेंस ऑन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड, तो फिर ये वाली थ्योरी जो थी वो बाद में रिजेक्ट हो गई। लेकिन पूछा जाता है कि बिग बैंग थ्योरी के अगेंस्ट जो है वो कौन सी थ्योरी आई, तो वो स्टेडी स्टेट थ्योरी है, या फिर इसको स्टेडी स्टेट कोस्मोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि मैटर इज़ कॉन्स्टेंटली क्रिएटेड इन द यूनिवर्स एक्सपेंड्स, जबकि बिग बैंग थ्योरी कहती है बिग बैंग कोस्मोलॉजी मैटर डिस्प्रेस एट द यूनिवर्स एक्सपेंड। नेक्स्ट इसकी पिक्चर भी बनी हुई है कि किस तरह से ये इनका जो है कंसेप्ट कहता है। सेकेंड पॉइंट है गैलेक्सी। गैलेक्सी इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट गैसेस हैविंग सेलेस्टियल बॉडीज। गैलेक्सी बेसिकली क्या है कि क्लस्टर ऑफ मिलियन स्टार मिलेंगे, ठीक है, डिफरेंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट आपस में मिलेंगे, गैसेस और सेलेस्टियल बॉडी, तो उन सब के मिलने से एक गैलेक्सी बनेगी। या आप अगर पिक्चर देखें, एक पिक्चर यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स क्या है, सबसे बाहर वाला जो सर्कल है, ठीक है, उसे देखें तो वो क्या मैंने बनाया हुआ है, यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर एक गैलेक्सी है, सिर्फ हम एक गैलेक्सी की बात कर रहे हैं, सारी गैलेक्सीज़ की बातें नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे मिल्की वे की बात करें क्योंकि हम इसमें रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल तो मिल्की वे के अंदर है एक सोलर सिस्टम के अंदर फिर अर्थ आती है, ठीक है। अर्थ के अंदर देखें, सबसे अंदर मैंने पर्सन बनाया हुआ है,
तो डिफरेंट जो है वो चीज़ों के मिलने से क्या बनती है, एक गैलेक्सी बनती है। सो आवर प्लेनेट इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर तकरीबन जो है वो 100 बिलियन स्टार जो हैं वो समाये हुए हैं, इतनी बड़ी गैलेक्सी होती है। मिल्की वे क्लस्टर ऑफ 2 गैलेक्सीज इज कॉल्ड लोकल ग्रुप। अगर 2 गैलेक्सीज मिल जाएं या फिर उनके झुंड को क्या बोलते हैं, लोकल ग्रुप। इट्स शेप इज स्पाइरल एंड 300 बिलियन स्टार। ये मिल्की वे की बात हो रही है कि मिल्की वे की शेप स्पाइरल है और 300 बिलियन स्टार इसके अंदर हैं। दैट्स वाई इट्स अ ब्राइट गैलेक्सी, बहुत रोशन है इसी वजह से क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टार्स हैं, तो स्टार्स आपको पता है ना चमकते हैं। एंड इट्स नेम सो ड्यू टू इट्स अपीयरेंस, इसका नाम मिल्की वे इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टार इसके अंदर है, रोशनी ज़्यादा है, तो मिल्क की तरह वाइट वाइट नज़र आती है स्पाइरल शेप में। ब्लैक होल इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द गैलेक्सी वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ वेरी हाई एंड एवरीथिंग इज़ engulfed एट दैट पॉइंट। ब्लैक होल बिल्कुल जो है वो इसका सेंट्रल पार्ट है मिल्की वे का, जिसके अंदर जो है वो ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि वो ब्लैक होल के पास जो भी चीज़ आती है वो उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेती है, ठीक है, हज़म कर लेती है। 4 पार्ट्स ऑफ गैलेक्सी हैं बेसिकली, किसी भी गैलेक्सी के 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। गैलेक्टो सेंटर, ब्लैक होल, डिस्क और सेटलर हैलो। टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज, गैलेक्सीज की टाइप्स आ गई, स्पाइरल होती हैं, एलिप्टिकल और इरेगुलर। स्पाइरल की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिस्टिंक्ट होती हैं, स्पाइरल आर्म्स उनके होते हैं, कंटेन अ हायर कंट्रैक्शन ऑफ स्टार्स, गैस एंड डस्ट। ब्राइटेस्ट गैलेक्सीज होती हैं जैसे कि मिल्की वे भी स्पाइरल ही है स्ट्रक्चर में। सेंटर हैज़ ओल्ड स्टार्स, उसके सेंटर के अंदर जो है वो ओल्ड स्टार्स होते हैं और बाहर पे जो है वो न्यू स्टार्स बनते हैं। एलिप्टिकल गैलेक्सीज मोस्ट अबंडेंट outside because of age and its qualities shape of an ellipse। इरेगुलर जो होती हैं गैलेक्सीज वो किसी भी शेप की हो सकती हैं क्योंकि इरेगुलर हैं। Any other shape lumped into the regular formed by 2 of types creating full of gas and dust। very bright and smallest galaxies, सबसे छोटी गैलेक्सीज ये वाली होती हैं, ठीक है। तो 1924 तक सिर्फ एक ही गैलेक्सीज नोन थी, अब जो हैं वो डिफरेंट गैलेक्सीज आहिस्ता 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 जो हैं वक्त के साथ साथ डिस्कवर हो रही हैं, लेकिन 1924 तक सिर्फ एक ही गैलेक्सीज जानी जाती थी जो कि हमारी गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू द मिल्की वे गैलेक्सी, इसके बारे में अब हम कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये किसने ईजाद की थी, किसने डिस्कवर की थी मिल्की वे गैलेक्सी, एडविन हैबर ने। क्या बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है, ठीक है। सूरज जो है वो जब एक चक्कर मुकम्मल करता है ना इसके इर्द गिर्द, तो उसे बोलते हैं गैलेक्टिकल ईयर। 100 बिलियन स्टार्स हैं इसके अंदर, ठीक है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। 14 बिलियन ईयर्स ओल्ड, जो कि 14 बिलियन साल पुराने हैं। सेंटर्स कैन नॉट बी सीन, सेंटर ब्लैक होल, सेंटर हम देख ही नहीं सकते किसी भी गैलेक्सी का क्योंकि उनका सेंट्रल पार्ट कौन सा होता है, ब्लैक होल। अभी हमने डिस्कस किया कि ब्लैक होल में इतनी ज़्यादा ग्रेविटी का लेवल है कि वहाँ पे कोई भी जो चीज़ जाती है, ठीक है, वो उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेती है। Until 94, only known galaxy, oldest star 13 million years old, sun take 225 to 25 billion years। ठीक है, सूरज जो है वो एक गैलेक्सी के गिर्द घूमता है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। सूरज और किसी के गिर्द भी नहीं घूमता बल्कि किसके गिर्द घूमता है, गैलेक्सी के गिर्द घूमता है। और फिर वो कितने साल लगाता है एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए, 225 से 250 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, सिर्फ एक चक्कर मुकम्मल करने में। जैसे हम सूरज जब मुकम्मल करता है, जब अपना ज़मीन अपना चक्कर मुकम्मल करती है, चाँद अपना चक्कर मुकम्मल करता है, ठीक है, उसका नेम होता है स्पेसिफिक। इसी तरह से सूरज जो गैलेक्सी के इर्द गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है उसे बोलते हैं गैलेक्टिकल ईयर। नेक्स्ट है लाइट ईयर। What is light year? The distance covered traveled by the light in 1 year is called light। एक साल के अंदर लाइट जो है वो जितना डिस्टेंस कवर करती है उसे बोलते हैं लाइट ईयर। सो बेसिकली इट्स अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर क्या है, ये हम एस्ट्रोनॉमी की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमी के अंदर डिस्टेंस का यूनिट क्या है, लाइट ईयर। वैसे तो नहीं है ना लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट, लेकिन यहाँ पे हम एस्ट्रोनॉमी की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, स्पेस की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। सो यूज इन एस्ट्रोनॉमी टू मेजर कॉस्मिक डिस्टेंसेस। कॉस्मिक डिस्टेंसेस क्या होता है कि कॉस्मिक भी रेलिवेंट है स्पेस से। It represents the distance that light travels in 1 year, the vacuums of the spaces, since light travels at a constant speed। constant speed से ये आपको पता है कि हरकत करती है क्योंकि आपको इसकी वैल्यू भी पता है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका यही मतलब है कि constant स्पीड से, एक ही स्पीड से लाइट ने मूव करना है, ठीक है। तो जितना वो एक साल के अंदर मूव करेगी, डिस्टेंस कवर करेगी, इसी स्पीड से 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड में वो क्या कहलाता है, लाइट ईयर। जो कि अगर हम किलोमीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना चाहें तो वो बनता है 299,792,000 ईयर्स।
सो बेसिकली ये है वैक्यूम के अंदर उसकी स्पीड। ज़ाहिर है लाइट वैक्यूम में ही सफ़र करेगी ना, वैक्यूम के बगैर तो नहीं कर सकती, वो सॉलिड फॉर्म में तो सफ़र ही नहीं कर सकती, लाइट वैक्यूम में ही करेगी। सो ये भी एक जो है वो मेन कंसेप्ट आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो डिफरेंट यूनिट्स के अंदर, डिफरेंट जो है पैरामीटर्स के अंदर इसका बताया गया कि 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है, ठीक है। डेज़ में भी बताया गया कि 1 ईयर कितने इक्वल होता है, आपको पता ही है, ये करके देख लीजिएगा, सारी कैलकुलेशन लिखी हुई है। 1 वीक में कितना होगा, ठीक है, 1 महीने में कितना होगा, और जो है माइल्स में कितना होगा, ट्रिलियन किलोमीटर में कितना होगा, ये सारी कैलकुलेशंस आपने देख लेनी है, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है कि सूरज की रोशनी आसमान से ज़मीन तक पहुंचने के लिए 8 मिनट्स और 19 सेकंड्स लेती है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ भी अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अब डिफरेंट जो हैं वो पार्ट्स हैं, स्टार्स भी उसमें हैं, प्लैनेट्स भी हैं और सैटेलाइट्स भी हैं। सो जो सोलर सिस्टम है, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टार्स की। स्टार्स को बेसिकली सितारे बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ लें कि सूरज जो है, सन जो है, वो बेसिक सबसे बड़ा जो है वो सितारा है, स्टार है सोलर सिस्टम का, जिसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा बड़ी ख़ासियत होती है स्टार की कि वो सूरज की जो है अपनी रोशनी है ना, तो हर स्टार की अपनी खुद की रोशनी होती है, सही है। तो सामने जो मैंने गोल से सर्कल बनाया हुआ है, ये एक सूरज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सूरज किस किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, हीलियम और हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन है, ठीक है। हीलियम 21% और हाइड्रोजन जो है वो 71% है। और जो आउटसाइड पे टेम्परेचर होता है वो मोस्टली 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और इंटरनल साइड पे 15 से 20 मिलियन डिग्री तक हो सकता है टेम्परेचर सन के अंदर। और जो है डिफरेंट एटॉमिक रिएक्शंस हमेशा ही हो रहे होते हैं सूरज के अंदर, जिसे हम फिशन रिएक्शंस और फ्यूजन रिएक्शंस बोलते हैं। फ्यूजन रिएक्शंस वो होते हैं जब बड़े मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है, और एनर्जी पैदा होती है, सही है। और फ्यूजन रिएक्शंस वो होते हैं जब छोटे छोटे मिलकर बड़े एटम्स बना रहे होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्बिंग के अंदर भी यही वाली चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलेंगे तो हीलियम बना देंगे, हीलियम टूटेगा तो वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बना देगा, सही है। तो पहले पहले जो था वो सूरज का कलर रेड कलर का था, जिसे रेड डवार्फ बोलते थे। अब जो है मौजूदा तौर पे अगर आप अब सूरज को देखें तो वो येलो कलर का है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं येलो डवार्फ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जब ज़्यादा इसमें फ्यूजन रिएक्शंस होते जाएंगे, फिजन रिएक्शंस होते जाएंगे, हीट जो है वो बढ़ती जाएगी। जाहिर है जब हीलियम टूटता है, हाइड्रोजन बनता है, और जब बॉम्बिंग होती है तो कितनी ज़्यादा एनर्जी और रोशनी जो है वो पैदा होती है, पता है ना आपको। और हीट का भी वहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है वो वाइट कलर का सूरज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसे वाइट डवार्फ कहेंगे। ये सूरज के बारे में बातें थी इंपॉर्टेंट सी। अगली है प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स बेसिकली क्या है, इनकी अपनी रोशनी नहीं होती, जैसे स्टार्स की होती है, प्लैनेट्स की नहीं होती। लाइक अर्थ, हमारी ज़मीन की अपनी कोई रोशनी नहीं है ना, सूरज से लेता है। सो 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। अब हम सोलर सिस्टम की क्योंकि बात कर रहे हैं मिल्की वे के अंदर, तो 8 प्लैनेट्स हैं टोटल, ठीक है। पहले 9 थे, वो फिर एक प्लैनेट जो था प्लेटो वो ख़त्म हो गया, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ख़त्म हुआ, ठीक है। तो 8 प्लैनेट्स हैं। ये इसका मैंने एक लिखा हुआ है फॉर्मूला टाइप, आप इसको समझ सकते हैं। याद रखने के लिए ही इसकी लाइन वाइज डायरेक्शन है कि किस किस तरह अरेंजमेंट है। पहले एम है, एम से मरकरी, वेम, जे सन, ठीक है। एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ है, फिर एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। एम वेम जे सन, ठीक है। ये आप याद रख लेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेगी, उसकी सीक्वेंस नहीं भूलेगा। जब आप सीक्वेंस याद कर लेते हैं तो याद करने में फिर आसानी रहती है। इसमें से लाजमी एमसीक्यूज़ आते हैं, ये बात आपने याद रख लेनी है। इसके बाद हम सोलर सिस्टम डिटेल से भी करेंगे तो आपको और जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो प्लेटो उन्होंने कहा कि कब निकाला, 2006 के अंदर उन्होंने माइनस कर दिया था। नेक्स्ट जो है वो प्लांट जो हैं वो 2 तरह से मूवमेंट करते हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है। वो उसकी मूवमेंट 2 तरह से होती है, रोटेशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन से क्या बनता है, जैसे ज़मीन अपने गिर्द घूमती है, ठीक है, जैसे पंखा अपने गिर्द देता है, आपने याद रखने के लिए, ठीक है। और जो सूरज की गिर्द ज़मीन घूमती है उससे रेवोल्यूशन है, उससे साल बनता है, ठीक है। जो अपने इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है, उससे जो है वो दिन और रात बनते हैं, और जो रेवोल्यूशन है उससे साल बनते हैं हमारी ज़मीन के, जैसे हम रखते हैं। रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, और जो रेवोल्यूशन है वो क्लॉकवाइज होती है। ये सारा आगे डिटेल से हमने करना है। पिछले साल के पेपर में 2025 के जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में ये क्वेश्चन आया भी हुआ था लॉन्ग क्वेश्चन में, कि रेवोल्यूशन और रोटेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। थर्ड जो चीज़ है बेसिकली इम्पोर्टेंट सोलर सिस्टम के अंदर, सैटेलाइट। तो सैटेलाइट्स क्या होते हैं, मून। इनकी भी अपनी रोशनी नहीं होती, ठीक है। सैटेलाइट्स को बेसिकली दूसरा नाम है मून। जहाँ पे सैटेलाइट की बात हो रही है आप समझें कि मून के बारे में बात हो रही है, सही है। इनकी अपनी रोशनी नहीं होती, और जितने भी तारे टूटते हैं, ठीक है, उससे क्या पैदा होती है, फ्रिक्शंस पैदा होती हैं, जिसे हम कमेट्स भी बोलते हैं, ओके। तो फिर अब यहाँ पे लास्ट पे जो नीचे लिखा हुआ है ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे लीप ईयर का कंसेप्ट लिखा हुआ है कि लीप ईयर बेसिकली क्या है।
तो लीप ईयर वो साल होता है कि जिसके अंदर ज़्यादा दिन होते हैं फरवरी के। वैसे आमतौर पे 28 होते हैं, लेकिन लीप ईयर के अंदर 29 डेज़ होते हैं। तो ये इस वजह से होते हैं क्योंकि साल के अंदर कितने दिन होते हैं, 365, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो 365 दिन नहीं होते, बल्कि 365 इशारिया कुछ होते हैं, ठीक है। जब 4 साल मिल के ऊपर वाला जब थोड़े से घंटे मिलते हैं तो वो मिल के क्या बनाते हैं, एक दिन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। 4 साल के बाद आता है, हमेशा 4 साल के बाद आता है, ठीक है, लीप ईयर। अगर इसको याद रखने के लिए आपने कि कैसे पता चलेगा कि किस साल लीप ईयर है, तो जो डिजिट जो है वो आपका डिवाइड हो जाए 4 पे, तो तब लीप ईयर होता है, ठीक है। तो अब आप देख लें कि अभी लीप ईयर कब आया था, 2024 में आया था, ठीक है, पिछले साल। तो अब जो है वो 2028 के अंदर आएगा लीप ईयर, जो 4 पे डिवाइड हो जाइए उस तब होता है लीप ईयर। और लीप ईयर के 29 डेज़ होते हैं फेब के, बाकी सारे 28 होते हैं। और ये रेवोल्यूशन की वजह से होता है, जो कि थोड़े से घंटे ऊपर होते हैं, तकरीबन 8 घंटे ऊपर होते हैं, सॉरी 6 घंटे ऊपर होते हैं, ठीक है। 365 दिन और 6 घंटे ऊपर हर साल में। तो जब 6 घंटे 4 सालों के मिल जाएंगे तो वो जाहिर है फिर 24 घंटे बन जाएंगे, और 24 घंटे का एक दिन होता है वो ऊपर होगा, तो फिर लीप ईयर जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट देखें सोलर सिस्टम डिटेल से। ये आपके सामने इमेज भी है, सन है और उसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ प्लैनेट्स हैं जो उसके इर्द गिर्द घूमेंगे, ठीक है। सन स्टार है। पहले देखिए मरकरी है, मरकरी की डिफरेंट जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसके ऊपर मैंने हल्की सी हाईलाइट की हुई हैं कि क्या है, डायरेक्ट लाइट लेता है सूरज से, इसका अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है मरकरी का, ठीक है, ना ही कोई चांद है। ये इसकी खास सी बातें हैं। दूसरा जो है वीनस, वीनस का क्या मसला है जी कि वीनस का भी अपना कोई चांद नहीं है जैसे मरकरी का है, और इसको क्या होता है, इसको भी डायरेक्ट लाइट मिलती है और साथ में मरकरी की रिफ्लेक्शन भी इसके ऊपर होती है वीनस के ऊपर, इसलिए ये ब्राइटेस्ट स्टार है, ठीक है, सबसे ज़्यादा रोशन है क्योंकि अपनी डायरेक्ट लाइट भी लेता है सूरज से और साथ में मरकरी से भी रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट भी हासिल करता है वीनस। और इसको जो है गॉडेस ऑफ लव भी कहा जाता है, ठीक है। ग्रीक्स ने ये नाम रखा था, उनकी गॉड का नाम है गॉडेस ऑफ लव वीनस। नेक्स्ट जो है अर्थ, तीसरा हमारा प्लैनेट जिसमें हम रहते भी हैं, इसका अपना एटमॉस्फेयर है, ठीक है, अपना इसके पास पानी है, अपना इसके पास सब कुछ है, और सिर्फ यही प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ जो है पॉसिबल है। आपको पता है लाइफ के पॉसिबल होने के लिए जो है वो हवा, खुराक, पानी सब कुछ होना चाहिए, तो ये यहीं पे ही मौजूद है। रिच है एलुमिनियम में, सिलिकॉन में और आयरन में। नेक्स्ट फोर्थ प्लैनेट मार्स है। मार्स क्या करता है जी कि मार्स की अपनी ये खसूसियत है कि उसे रेड प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है, और इसके जो हैं वो 2 मून हैं। आगे जुपिटर है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है। मार्स और जुपिटर के दरमियान के अंदर एक बेल्ट भी आता है जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। और जो है जुपिटर की ग्रेविटी ज़्यादा है क्योंकि उसका साइड बड़ा है, तो जितना बड़ा साइज़ उतनी ज़्यादा ग्रेविटी। और जो है एस्टेरॉयड बेल्ट का क्या काम है जुपिटर के कंसर्न से कि इसकी ज़्यादा ग्रेविटी है, तो ये इस एस्टेरॉयड बेल्ट को अपने जो है साथ अटैच करके रखता है। अगर इसकी ग्रेविटी कम हो जाए तो खुदा ना खास्ता ये एस्टेरॉयड बेल्ट के छोटे छोटे टुकड़े, या समझ लें आपके पहाड़ के टुकड़े हैं, ठीक है, तो ये टकरा जाएंगे हमारी ज़मीन के साथ और फिर आप जान सकते हैं कि क्या नुकसान होगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जो है वो इस तरह से डिज़ाइन किया है सोलर सिस्टम को, गैलेक्सी को, दुनिया को, कायनात को, कि अल्लाह ताला हमें महफूज रख सके, ठीक है। बाकी अल्लाह के हुक्म से ही होता है जो भी कुछ होता है, तो ठीक है। नेक्स्ट है सैटर्न। सैटर्न की ख़ास बात यह है कि सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, जुपिटर के बाद, और इसके भी डिफरेंट जो हैं मून्स हैं 146, और जो है इसकी क्लियर इतनी रिंग नहीं होती, ठीक है, सैटर्न की, ठीक है, बल्कि सॉरी क्लियर रिंग होती है, ठीक है, सैटर्न की सबसे ज़्यादा। बाद में जुपिटर के बाद जितने भी प्लैनेट्स आते हैं सबके इर्द गिर्द रिंग है, लेकिन सैटर्न की सबसे ज़्यादा क्लियर है और इसको रेड प्लैनेट कहा जाते हैं, ठीक है। यूरेनस, यूरेनस क्या है कि इसकी कवर्ड की हुई है सारी की सारी ऊपर से जो रिंग है और सारा उसका आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है वो हीलियम और हाइड्रोजन के साथ कवर हुआ है। नेपचून, नेपचून क्या है, ट्विन है यूरेनस का, ठीक है, उसके साथ है क्योंकि इन दोनों का डायमीटर तकरीबन जो है वो मिलता जुलता है, इसलिए ट्विन भी इसे बोलते हैं, ट्विन ऑफ यूरेनस। नेक्स्ट लास्ट पे प्लूटो था। इसे ब्लू से बनाने का और डिफरेंट बनाने का मकसद यही था कि ये पहले था लेकिन अब इसको ख़त्म कर दिया 2006 में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले एक बेल्ट है, ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं बर्फ़ का बेल्ट बना, क्योंकि सूरज से दूर 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 होता जा रहा है ना, तो उतनी हीट भी कम होती जा रही है, जिसे कीपर बेल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, बर्फ़ का। तो अब ये पहले प्लेनेट था लेकिन अब जो है इसे आहिस्ता आहिस्ता इसे कीपर बेल्ट का ही जो है वो हिस्सा समझ मान लिया गया है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रीज़ हुआ है और मूवमेंट भी नहीं कर रहा, तो फिर हम इसे सैटेलाइट नहीं कह सकते।
तो सॉरी प्लैनेट नहीं कह सकते, तो आप ये जो है वो केपर बेल्ट का ही हिस्सा है, बल्कि अब प्लैनेट नहीं है। तो ऊपर आप देख सकते हैं मैं लिखा हुआ है एम वैम जेसन, इसको आपने याद कर लेना है। तो शुरू वाले जो 4 हैं, टोटल 8 है ना अब, तो शुरू वाले जो 4 प्लैनेट्स हैं इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, और जो बाकी 4 हैं उन्हें बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। और जो इनर प्लैनेट्स हैं वो रिजिड फॉर्म में हैं, ठीक है, कि मतलब एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड फॉर्म में। तो बाकी जितने हैं जे सन ये क्या हैं, गैसियस फॉर्म में। नीचे इनके लिखा हुआ है कि किसके कितने मून हैं और क्या जो है इसकी डिस्क्रिप्शन है, इन्हें आपने देख लेना है। और इनकी मूवमेंट भी लिखी हुई है, किसकी एंटी क्लॉकवाइज है, किसकी क्लॉकवाइज है, और जो है किसका क्या नाम है। इसमें से लाजमी MCQ देखना एक आ जाता है, तो ये आपने ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट है सन, के सन क्या है। द सन एंड इट्स फैमिली इज नोन एज सोलर सिस्टम। सो द सन 8 planets, satellites एंड सम ऑफ द celestial bodies, asteroids and meteoroids form solar system. Sun is the largest object in solar system and 89.8% of total mass of solar system is known as sun. सोलर सिस्टम आपने अभी हमने देखा सारा, तो सन इतना बड़ा है कि सारे प्लैनेट्स इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। तो इसका डायमीटर कितना है 139,194 किलोमीटर, एंड इट्स मास कितना है 1.989 मल्टीप्लाई बाई 10⁻30 किलोग्राम। एंड इतना बड़ा सूरज है कि हमारी अगर 109 ज़मीनें हों, ठीक है, ये जो अर्थ है 109 अर्थ हों, तो वो इसके अंदर समा सकती हैं सिर्फ एक सूरज के अंदर, ठीक है। तो सन का मास कितना है 333,000 अर्थ मास, इससे इतना बड़ा है, इतने गुना बड़ा। 27 days टू रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। 27 दिन सूरज को लगते हैं सिर्फ अपने गिर्द घूमने के लिए, ठीक है। 27 दिन, यानी 27 दिन में वो एक चक्कर मुकम्मल करता है। एज ऑफ सन इज़ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, तो इतने साल पुराना है सूरज जी, 4.5 बिलियन ईयर्स। एंड सोर्सेज क्या है एनर्जी ऑफ सन के, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी हमने पढ़ा कि हीलियम और हाइड्रोजन के मुसलसल जो हैं वो रिएक्शंस होते रहते हैं, बनते रहते हैं, मॉलिक्यूल्स टूटते रहते हैं। ज़ाहिर जब बनेंगे तभी एनर्जी रिलीज़ होगी, और जब टूटेंगे तभी एनर्जी रिलीज़ होगी। नतीजे के तौर पर रेडिएशंस निकलेंगी, हीट निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, ठीक है, लाइट निकलेगी। सो ये सारा उसका नतीजा है। गामा रेज जो हैं वो रिलीज़ होती हैं। नेक्स्ट है सन का स्ट्रक्चर किस तरह का है, ठीक है। सन का स्ट्रक्चर अगर हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करें, ठीक है, इनर पार्ट और आउटर पार्ट। इनर पार्ट डिपेंड करता है कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्शन जोन पे। कन्वेक्शन है, ठीक है, थर्ड वाला ही वर्ड, कन्वेक्शन जोन। सो कोर इज़ द इनर पार्ट ऑफ द सन एंड इट प्रोवाइड्स पावर टू द सन, इट प्रोड्यूस लाइट एंड हीट. This is what when nuclear fusion occurs, the diameter of core is 25% and the temperature up to 15 million degrees Celsius. And pressure goes on to 50 atmospheric pressure. In every second 600 million tons of hydrogen. अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर सेकंड के अंदर 600 मिलियन टन हाइड्रोजन टूटता है और नतीजे के तौर पे हीलियम बनता है। तो किस कदर एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। और फिर वापस से जो हीलियम बना है, ठीक है, उसने टूटना है और हाइड्रोजन बना देना, सही है। फिर से हाइड्रोजन मिलेंगे तो वापस से हीलियम बना देंगे। तो यही सब कुछ जो है वो सारा दिन होता रहता है, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। नेक्स्ट है आउटर पार्ट। आउटर पार्ट को एटमॉस्फेयर ऑफ द सन भी कहते हैं, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स हैं, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना। फोटोस्फेयर क्या है, लोअर एटमॉस्फेयर है, उसका बिल्कुल जो है लोअर है टेम्परेचर, वहाँ का कितना टेम्परेचर कम से कम हो सकता है 5500 डिग्री सेल्सियस, और तकरीबन 8 मिनट और 19 सेकेंड तकरीबन लगते हैं सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुँचने के लिए, सही है। क्रोमोस्फेयर थिन लेयर है गैसेस की, ठीक है। क्रोम का वर्ड ही क्या होता है, कलर। तो बेसिकली जो कलर उसको देता है, ठीक है, उसका बेसिकली कलर क्या है, लाइट स्पेक्ट्रम के अंदर आता है रेड, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कौन सा होता जा रहा है, येलो। सो इसका टेम्परेचर तकरीबन कितना होता है 6000 से 5000 डिग्री सेल्सियस के अंदर। नेक्स्ट है जी, ये आपने याद रखना है कि जो दरमियान में लाइन लगी हुई है ना, ये भी हमने देखा कि ये हमने इसके स्ट्रक्चर को डिवाइड किया इनर कोर और आउटर कोर में। सो ये जो है लेफ़्ट साइड पे ये कौन सा है, आउटर कोर, और जो ये इधर राइट साइड पे है ये है हमारा आउटर पार्ट, और लेफ़्ट साइड पे इनर पार्ट। रेडियोएक्टिव जोन में क्या है, सेकंड लेयर होती है, 25 से 70% जो है वो रेडियस का जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और फिर रेडियोएक्टिव जो है वो डिफ्यूजन भी यहाँ पर होती है। और डिफरेंट प्रोसीजर यहाँ पे हो रहे होते हैं, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन जोन में बेसिकली जो ख़ास इसका काम है वो कहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, लाइक 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और अगर आउटर जोन की बात करें तो इसका डायमीटर कितना है 2000 to 3000 किलोमीटर है, ठीक है। और सोलर एक्लिप्स जो है यहीं पे लगता है हमेशा इसके आउटर कोर में, यहीं पे ही डायमीटर के पास। कोरोना क्या है, कोरोना का टेम्परेचर आपने याद रखना है, जितना ही
यहाँ पे हम स्ट्रक्चर में बात करें ना, आपने यहाँ पे इसका टेम्परेचर याद रखना है। किसी भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि किस वाले जोन में या किस वाले पार्ट के अंदर कितना टेम्परेचर है। नेक्स्ट जो है उन्होंने कहा है कि एवरी टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है। उन्होंने कहा है कि हर सेकंड के अंदर सूरज के अंदर तकरीबन इतना टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन उसकी डेंसिटी जो है वो उतनी कम होती जा रही है। तो फिर सवाल है कि अगर दिन ब दिन इतना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो फिर तो काबिल ही नहीं हो सकते ना रहने के लिए हम सोलर सिस्टम के अंदर। तो लेकिन ये क्यों है कि हम काबिल हैं और वो कहाँ जाती है सारी एनर्जी और कहाँ है, ठीक है। तो अभी तक जो है वह एस्ट्रोलॉजी इसका जवाब नहीं दे सकती है, जिसे हम कह रहे हैं सोलर परमीनेंस। इट्स द लाइटेस्ट ब्राइट फ्यूचर एक्सटेंडिंग आउटवर्ड फ्रॉम द सन सरफेस. From photosphere to corona, it extends up to hundreds of thousand miles into space. Scientists working why and how it possible. So next है the red glowing looped material is called plasma, ठीक है, उसे प्लाज्मा कहते हैं। सोलर फ्लेयर बेसिकली क्या है कि रैबिट और इंटेंस वेरिएशन जो टेम्परेचर के अंदर आ रही है उसे बोलते हैं सोलर फ्लेयर। रेडिएशन लार्ज अमाउंट के अंदर रिलीज़ होती हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब जैसे एक्सप्लोड होता है ना, सेम वैसे ही मेगाटन्स में एनर्जी रिलीज़ होती है। So basically, two scientists, Richard C. Carrington and Richard Hodgson, they are observing sunspot and second solar flare. सनस्पॉट बेसिकली क्या है? सनस्पॉट बोलते हैं डार्क पैचेस जो सन के ऊपर आपको नज़र आते हैं, ठीक है। कहीं कहीं से आपको येलो येलो नज़र आता है, कहीं कहीं से रेड आता है, ठीक है, जैसे धब्बे धब्बे के टाइप, तो उसे बोलते हैं सनस्पॉट्स। तो ये किस वजह से पैदा होते हैं? डिस्टर्बेंस इन सन मैग्नेटिक फील्ड देन कूलर एंड इट्स सराउंडिंग, मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, कहीं पे कैसा, कहीं पे कैसा, कहीं पे कैसा। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है स्ट्रक्चर सन की, ठीक है, कि कोर कहाँ पे है, रेडियो एक्टिव जोन कहाँ पे है, कन्वेक्शन जोन कहाँ पे है, सही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फिजिकल ही पोर्शन में अर्थ। सो अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द ओनली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नोन एज हार्बर एंड स्पोर्ट लाइफ, ठीक है, जो लाइट को स्पोर्ट करता है उसे बोलते हैं हार्बर, स्पोर्ट कर रहे हैं ना लाइफ को। इसका डायमीटर जो है वो उन्होंने कहा है कि इक्वल नहीं है हर साइड से, ठीक है। तो हम इसकी शेप जो है वो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि किस तरह की है। अगर जैसे हम कहते हैं कि एलिप्सोइडल है, ठीक है, तो वो भी एग्जैक्ट नहीं है। या अगर हम इसे कहें स्फेरिकल है तो वो भी नहीं है, क्योंकि स्फेरिकल की तो चारों साइड इक्वल होती है ना। लेकिन मैंने ये देखें डायग्राम बनाई हुई है, आप देखें तो हर साइड से थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस है इसके साइज़ में। लिखा भी हुआ है कि कहाँ पे कितना है, किस साइड डायमीटर पे कितना है, रेडियस पे कितना है। इसे आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए से बी तक कितना है, बी से ए तक कितना है, ठीक है, सेंटर से कितना है, रेडियस से कितना है। अबाउट 29% अर्थ सरफेस इज़ लैंड कंसिस्टिंग, ठीक है, 20 आपको पता है 30% जो है इस पे लैंड और बाकी 70% वाटर है, सही है। और जो जितना भी पोलर रीजन्स हैं वो आइस के साथ कवर हुए हैं, ग्लेशियर्स के साथ, लिक्विड्स के साथ। नेक्स्ट टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो क्या हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स को क्रस्ट भी बोलते हैं अर्थ का, ठीक है, यानी पानी के अलावा जो हिस्सा है क्रस्ट, टेक्टोनिक प्लेट्स। अब आपने इस कंसेप्ट को देखना है, ठीक है, ये न्यू है, ज्योग्राफी से रिलेवेंट है, ठीक है, कि ये क्या कंसेप्ट है। दिस कंसेप्ट वाज गिवन इन 1960। लिथोस्फेयर द आउटर मोस्ट लेयर इज़ फ्लोटिंग ओवर अ प्लास्टिक लेयर एटमॉस्फेयर, यानी हमारी एटमॉस्फेयर पर जितनी भी लेयर्स है ना सारी, ये समझेंगे जो मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है ना, ये हमारी सारी अर्थ है, ठीक है। लेकिन मैंने इसे मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया ना, क्या कि ये क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्स हैं हमारी, सही है। तो लिथोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू डजन लार्ज एंड सेवरल स्मॉल लार्ज इज टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, मुख्तलिफ साइज़ की हैं, कोई छोटी कोई बड़ी कोई किस तरह की है, ठीक है। लेकिन अभी तक जो है वो कितनी डिस्कवर हो चुकी हैं? 7 बड़ी और 7 दरमियानी, ठीक है, और 7 छोटी तकरीबन दरियाफ्त हो चुकी हैं, ठीक है। और ये हमेशा जो है वो थोड़ी बहुत हरकत करती रहती हैं। हरकत डाइवर्जेंट भी हो सकती है, कन्वर्जेंट भी हो सकती है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का क्या मतलब है? कन्वर्जेंट का मतलब क्या है कि दो प्लेटें जो हैं वो ऐसे ही तैरती तैरती हरकत करती करती एक दूसरे के पास आई और मिल गई और बाद में वो एक ही प्लेट बन गई, ठीक है। और डाइवर्जेंट का क्या है कि दो प्लेटें थी, ठीक है, वो आपस में टकराई और टकराने से क्या हुआ कि जी वो 3 प्लेटें बन गई, 4 बन गई, 5 बन गई, ठीक है। तो ये इनका जो है वो तरीकाकार है डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट का, ठीक है। स्लिप हो जाती हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर या फिर एक ही बन जाती हैं। सो टिपिकली जो है वो 1 साल के अंदर तकरीबन कितना कवर करती हैं ये मूव करते हुए? डिस्टेंस तकरीबन 1 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक। सो दे इंटरेक्ट अलॉन्ग द बाउंड्रीज वेयर दे कन्वर्ज, डाइवर्ज एंड स्लिप पास वन अनदर। नंबर एंड साइज़ जो इनका डिफरेंट है। फिजिकली जो है वो अर्थ की 2 लेयर्स हैं, लिथोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, आपको पता ही है। और केमिकली जो है वो 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। ये यहाँ पे क्रस्ट, मैंटल और कोर नीचे बनाया भी हुआ है, तो आपको बता दिया अभी कि फिजिकली कितनी है और जो है वो केमिकली कितनी है।
अब बात करते हैं इसके क्रस्ट पे। क्रस्ट क्या है? बेसिकली कंप्राइज ऑफ कंटिनेंट्स एंड ओशंस, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, कंटिनेंट्स भी ओशंस भी। वेरिएबल थिकनेस है इसकी तकरीबन 40 से 70 किलोमीटर डिफरेंट कंटिनेंट्स पे, और थिकनेस इसकी ओशन बेसिन्स पे है, कंपोज ऑफ मेनली एल्यूमिनेटेड सिलिकेट। टेम्परेचर जो है वो डीपेस्ट पार्ट का 870 है, ठीक है, क्रस्ट पे। और डेंसिटी इसकी 2.8 ग्राम की पर सेंटीमीटर क्यूब है। और वाटर जो है वो 70% और लैंड कितना है 29.2%। और जो है ऊपर इसकी डायग्राम जो है वो बनी हुई है क्रस्ट, मेटल और कोल की, और डिफरेंट जो हैं वो इसकी लेयर्स हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो हैं वो भी मैं आपके साथ उसकी पिक्चर शेयर कर दूँगी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स ऑफ सिस्टम बेसिकली जो हैं वो ट्राई डायमेंशनल होते हैं, ठीक है, इसके एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, ठीक है। एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं पता ही है आपको, 86400 सेकेंड्स। और सोलर सिस्टम का मास कितना है 2 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 10 इसके बाद 30 kg। और डिस्टेंस जो है वो कितना है 14954787070 मीटर। और जो है वो अगर हम देखेंगे एक सेकंड के अंदर सोलर डे जो है वो कितना इक्वल होता है, तो फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे 86400 पे, और फिर वो आ जाएगा। और इसकी डेंसिटी निकालने के लिए हम इसको S = VT पे डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो एक जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो किसके इक्वल होता है? 1 लाइट ईयर के। तो 1 लाइट ईयर किस चीज़ के इक्वल है? 63240 AU के इक्वल है। नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमी है कि एस्ट्रोनॉमिकल बेसिकली क्या है? स्टडी है यूनिवर्स की, सेलेस्टियल बॉडीज़ की, प्लैनेट्स की, स्टार्स की, ठीक है। और फिर नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स है कि किस किस तरह इसका सिस्टम यूनिट बना है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बनाया IAU को 1976 में, ठीक है। फिर अपडेट होती रही वक्त के साथ साथ 1994 में, 2009 में। और फिर जो है इसके डिफरेंट मीनिंग्स थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी हर चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर उन्होंने जो है वो जनरली यूनिट्स बना लिए लेंथ, मास और टाइम को लेके। ट्राई डायमेंशनल का मतलब 3 सिर्फ उन्होंने डायमेंशंस बताई, लेंथ, मास और टाइम। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में टाइम का लिए उन्होंने यूनिट दिया डे, ठीक है। तो एक डे आपको पता है किसके इक्वल होता है, आप उसको देख लें कि सेकंड्स, एक दिन के सेकंड्स कितने बनते हैं? 86400 सेकंड्स बनते हैं। सो वो उसका डे सिंबल उसका क्या दे दिया? D। फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मैथ के लिए उन्होंने कहा कि सोलर मास इसका है, और इसका जो है उन्होंने दे दी इसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू 1.98892 मल्टीप्लाई बाई 10 इसके बाद 30 kg। फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ आया, ठीक है। इसको उन्होंने कहा कि ये एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ और सन के दरमियान जितना डिस्टेंस है ये क्या है? लेंथ है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने हमें दे दिया एग्जैक्टली मीटर्स के अंदर 14959870700 मीटर्स। और अगर हम इसे किलोमीटर्स में देखें तो 150 मिलियन किलोमीटर्स। सो 1 लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? ट्रैवल करता है वैक्यूम के अंदर, जो कि इक्वल है 5.8 मल्टीप्लाई बाई 10 इसके बाद 12 माइल्स के इक्वल। और जो है ये डिस्टेंस कवर करता है सेल के पैरेलली और 1 सेकंड के अंदर अंदर। तो डिफरेंट यूनिट्स यहाँ पे मेंशन किए, इसमें से कोई सा भी एक यूनिट जो है वो पेपर के अंदर पूछ लेते हैं MCQs के अंदर कि 1 लाइट ईयर किसके इक्वल है, ठीक है। या फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में टाइम का क्या यूनिट है, सही है। अर्थ का डायमीटर कितना है, ठीक है। सन का कितना है, इसकी डेंसिटी कितनी है। तो इसमें से कोई सा भी सवाल जो है वो आपसे पूछा जा सकता है MCQs के अंदर। बाकी जो है ये जो आज के टॉपिक्स में हमने पढ़ा फिजिकल पोर्शन के अंदर, ये आपने डिफरेंट कंसेप्ट्स देख लेने हैं, यूनिवर्स, गैलेक्सी, लाइट ईयर, सोलर सिस्टम, सन, अर्थ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है वो इसके इसी फिजिकल साइंसेस के अंदर सेकंड आउटलाइन है फोर्सेस ऑफ नेचर, इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और हो सका तो साथ में नेचुरल हैजर्ड्स और डिजास्टर्स को भी स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसको आप गो थ्रू कर लें। बाकी तब के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।